Assalamu alaikum. My name is Shazmeen Mirza and you are watching the Biological Tutor. In this channel, I give the complete lecture of FSC Biology syllabus. So please like and subscribe my channel. तो आज के हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम थर्ड चैप्टर को पढ़े हैं FSC बायोलॉजी 1 के। तो जो चैप्टर है हमारे पास एंजाइम, पिछले लेक्चर में हमने इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, इसके स्ट्रक्चर को और इसके मोड ऑफ एक्शन को हमने डिस्कस किया था। और आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमने स्टडी करना है फैक्टर इफेक्टिंग मोड ऑफ एक्शन जो भी है उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। एंजाइम जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। अमाइनो एसिड जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर बना के ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। इसके अलावा हम देखते हैं एंजाइम की जो हम डेफिनेशन को डिस्कस करें तो हम कहते हैं एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं। फास्ट करते हैं और इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लो कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं और केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं, तो ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज हैं, एंजाइम जो होता है उससे नीड होती है कोफैक्टर की, कोफैक्टर और कोएंजाइम की। कोफैक्टर और कोएंजाइम हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये एंजाइम को एक्टिव करने के लिए इनकी नीड होती है। यानी एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है वो एपोएंजाइम होता है। जब इसमें कोएंजाइम और कोफैक्टर लगते हैं उसके बाद वो हेलो एंजाइम होता है। तो हेलो एंजाइम एक्टिव फॉर्म है और एपोएंजाइम जो है वो नॉन एक्टिव फॉर्म है। एंजाइम जो है वो रिक्वायर होते हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, इसलिए क्योंकि जब हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि जब एक सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ बाउंड करता है उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाती है और एंजाइम जो है वो फ्री हो जाता है नए सबस्ट्रेट को अपने साथ बाउंड करने के लिए। तो ये रिसाइकल होते रहते हैं बार बार, इसलिए इनकी स्मॉल क्वांटिटी जो है रिएक्शन के लिए बहुत होती है। इसके बाद है हमारे पास, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ में है कि प्रोडक्ट के ऊपर, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते। यानी कि केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं और उसकी जो प्रोडक्ट होती है उसको कोई भी चेंज नहीं आता, कोई भी फ़र्क नहीं आता, सिर्फ जो है केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कि ये जो है एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई होते हैं। स्पेसिफिसिटी को अगर हम देखें, स्पेसिफिसिटी में एंजाइम जो है वो टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, पीएच स्पेसिफिक होते हैं, इसके अलावा सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी होते हैं। यानी कि खास किस्म के सबस्ट्रेट जो है वही आके एंजाइम के ऊपर बॉन्ड कर सकते हैं। डिफरेंट एंजाइम जो है वो डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए होते हैं। एक ही एंजाइम जो है वो सारे सबस्ट्रेट के रिएक्शन नहीं करवा सकता। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन हमारे पास है कि एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, बायो कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। इन्हें एक्टिवेशन और इनके एक्टिवेशन के लिए हमें कोफैक्टर और कोएंजाइम की नीड होती है। ये स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं क्योंकि रिसाइकल होते रहते हैं और सबस्ट्रेट जितना भी है रिएक्शन उसमें स्मॉल क्वांटिटी भी इसकी बहुत होती है। नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं डालते प्रोडक्ट के ऊपर, जो प्रोडक्ट है वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होती इनके वजह से, बस ये सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एंजाइम जो है हमारी बॉडी कुछ एंजाइम्स को इनएक्टिव फॉर्म में बनाती है, इसलिए क्योंकि उनकी एक्टिव फॉर्म जो है वो बॉडी के लिए डेंजरस होती है। इनएक्टिव फॉर्म एंजाइम, कुछ एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं। वो इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए बनते हैं क्योंकि वो डेंजरस होती हैं उनकी एक्टिव फॉर्म। हमारे पास एग्जांपल में है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन हमारे पास एंजाइम है, ये गैस्ट्रिक एंजाइम है, एक हमारे स्टमक के अंदर बनता है।
ये एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है क्योंकि ये प्रोटोलैक्टिक एंजाइम है। प्रोटोलैक्टिक एंजाइम का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एंजाइम को प्रोटोलैक्टिक एंजाइम है। एंजाइम जो है वो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजिन बनता है। इसकी एक्टिव फॉर्म जो है वो है पेप्सिन। हमारे स्टमक के अंदर जब गैस्ट्रिक सेक्रीशंस होती हैं उसके बाद जब पेप्सिनोजिन जो है वो पीएच पे इसका प्रोटो पेप्सिनोजिन जो एंजाइम है ये एक्टिव फॉर्म ये इनएक्टिव फॉर्म है और इसकी एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन। तो जब गैस्ट्रिक सेक्रीशंस होती हैं स्टमक के अंदर उस टाइम जो है पेप्सिनोजिन जो है वो चेंज होता है पेप्सिन के अंदर, और इसका जो पीएच है ये 2 होता है। जब अपने पीएच को मेंटेन करता है तो फिर ये पेप्सिनोजिन अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसलिए अगर ये बॉडी जो है वो इसे पेप्सिन की सूरत में बनाना शुरू कर दे इस एंजाइम को, तो ये इटसेल्फ जो है बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए बॉडी से इनएक्टिव फॉर्म में बनाती है, उसके बाद इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जब इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर इफेक्टिंग का मतलब है यहाँ पर हमने वो उन फैक्टर्स को स्टडी करना है कि जो जो हम एंजाइम जो है उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट कर रहे हैं, उसको ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं या रोक रहे हैं। वो फैक्टर हमने देखने हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो उसकी एक्टिविटी पे असरअंदाज होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है, अगर जब हम कोई एंजाइम जो है वो वर्क करता है, इसका एक ग्राफ हम देखते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब है हम देखेंगे कि जितना जितना ज़्यादा हम इसके अंदर सबस्ट्रेट को पुट करते हैं उतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन फास्ट होता है। जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट को हम डालते जाएंगे उतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन फास्ट होता जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इसके अंदर सबस्ट्रेट होते हैं वो उतने ज़्यादा एंजाइम के साथ रिएक्शन करते हैं और इस तरह जो रिएक्शन है वो जल्दी प्रोसीड हो जाता है। तो ये क्या है, इसमें जो है एक ख़ास मिकदार है, एक ख़ास जगह है जहाँ तक हम ये हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट है, यहाँ तक हम इसके अंदर सबस्ट्रेट पुट करते जाएंगे तो रिएक्शन जो है वो फास्ट होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर आकर रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी अब अगर हम सबस्ट्रेट डाल भी रहे हैं तो रिएक्शन फास्ट नहीं होता, वो एक ही स्पीड से चलता है। इसलिए ये इस तरह यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो सारी फिल हो जाती है। अब एंजाइम जो है वो कोई भी एंजाइम फ्री नहीं रहता कि वो जो नए आने वाले सबस्ट्रेट हैं उनके साथ बॉन्ड करे, उनके साथ रिएक्शन करे और रिएक्शन को फास्ट करे। इसलिए जितनी भी साइट्स हैं वो फिल हो जाती हैं और फिर रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इस तरह अफेक्ट करती है। अगर तो कंसंट्रेशन पहले कम है, बहुत ज़्यादा कम है और हमारे पास एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री है, तो हम उसमें सबस्ट्रेट को डालते जाएंगे, तब तक डालेंगे जब तक उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आ जाता। यानी अब मजीद सबस्ट्रेट डालने का कोई फ़ायदा नहीं, वो रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मल ही रहेगा। तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पीएच। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पीएच। तो एंजाइम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पीएच स्पेसिफिक होते हैं। पीएच खुद क्या चीज़ है, पीएच जो है हमारे पास है नेगेटिव लॉगरिथम लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। नेगेटिव लॉग है हमारे पास हाइड्रोजन आयन का। तो जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है, यानी पीएच इंक्रीज करता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो ये रिएक्ट करते हैं एंजाइम के साथ। उसके नतीजे में क्या होता है, एंजाइम जो है अब वो डी नेचर हो जाते हैं। इस तरह जो है पीएच इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी पे, उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे। अगर पीएच ज़्यादा हो जाए, यानी हाइड्रोजन आयन हमारे पास ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो रिएक्ट कर रहे हैं एंजाइम के साथ और फिर उसके नतीजे में एंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाते हैं। एक तो ये, इसके अलावा जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिकली जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हर एंजाइम का अपना अपना पीएच होता है।
उसके काम करने के लिए। तो पीएच हमारे पास कुछ एंजाइम्स हम देखते हैं जिनके पीएच हमारे पास स्पेसिफिक पीएच जो है वो कौन से पीएच के ऊपर काम करते हैं। ये हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं जो अपनी खास एक पीएच के ऊपर वर्क करते हैं। पेप्सिन का पीएच जो है वो 2 होता है, यानी पेप्सिन एंजाइम जो है वो स्पेसिफाई है कि वो 2 जब पीएच होता है उसके ऊपर वर्क करता है। इसकी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 2 की जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर इसकी एक्टिविटी जो है वो हाई होती है और उसके बाद ये जो है इस तरह लो होता जाता है जितना पीएच जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो जब जहाँ पर कंसंट्रेशन 2 के ऊपर जब पीएच 2 होता है तो इसकी कंसंट्रेशन जो है, मतलब इसकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास अगर सक्रोज है, सक्रोज की अगर हम एक्टिविटी को देखें, सक्रोज की एक्टिविटी हमारे पास 4 पे जाके हाई होती है और उसके बाद फिर से लो होना शुरू हो जाती है। 4 पे जाके 4.5 सक्रोज की कंसंट्रेशन जो है वो 4.5 है, यानी 4 और 5 के दरमियान यहाँ पर जाके इसकी जो एक्टिविटी है, सक्रोज एक्टिविटी करता है 4.5 पे। नेक्स्ट हमारे पास है, ये जो है वो एसिडिक है, कम्प्लीटली एसिडिक पीएच और ये स्लाइटली एसिडिक पीएच। एंट्रोकाइनेज हमारे पास 5.5 पे जो है वो रिएक्शन करता है, यानी यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पर जाकर 5.5 के ऊपर इसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है और बाकी जो पीएच है उसके ऊपर एक्टिविटी डिक्रीज करती है। स्लाइवरी एमालेज हमारे पास एंजाइम है, ये डाइजेस्ट करता है हाइड्रोजन आयंस को, ये हमारे स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी कंसंट्रेशन जो है, इसके पीएच जो है वो है 6.8। तो 6.8 हमारे पास यहाँ पर कंसंट्रेशन, यानी इस जगह पर आकर इस कंसंट्रेशन पे आकर इसकी एक्टिविटी जो है वो हाई हो जाती है 6.8 पे। और कैटालिस्ट हमारे पास एंजाइम है कैटालाइसिस। कैटालाइसिस एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन के लिए, कैटालाइसिस के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये एंजाइम के जो इसका पीएच है ये है 7.6। ये हमारे पास एसिडिक पीएच होता है, एसिडिक पीएच 7.6। तो इस तरह हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफाई है अपने पीएच को लेके, वो हर एंजाइम जो है वो अपने पीएच के ऊपर ही काम करता है, यानी हर किसी का अपना पीएच है जिसके ऊपर उसने काम करना है। तो पीएच जो है वो वेरी करता है इनके अंदर, एंजाइम की एक्टिविटी के अंदर। लेकिन जो एंजाइम जिसका जितना पीएच है वो उसके लिए स्पेसिफिक है और वो उसी पीएच के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। हम देखते हैं कि टेम्परेचर, हम कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी रिएक्शन का, टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाए तो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है। रिएक्शन कैसे फास्ट होता है, जब हम किसी भी चीज़ को टेम्परेचर दे रहे हैं या हीट देते हैं हम मॉलिक्यूल को, तो हीट हम इसलिए देते हैं ताकि काइनेटिक एनर्जी जो है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हम उसे हीट देते हैं। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर हर चीज़, जितनी हम हीट टेम्परेचर देते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी इंक्रीज करेगी और रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन टेम्परेचर हम ऑप्टिमम ही दे सकते हैं, किसी भी एंजाइम को ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया जा सकता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर हम देखते हैं 37 डिग्री हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो हम एंजाइम को 37 डिग्री तक ही टेम्परेचर दे सकते हैं, ये उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर हम टेम्परेचर को इससे ज़्यादा कर दें, यानी टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से अबव हो जाए किसी भी एंजाइम के रिएक्शन के अंदर, तो वो क्या होता है कि केमिकल बॉन्डिंग जो है एंजाइम की, केमिकल बॉन्डिंग वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है और एंजाइम डीनेचर हो जाता है। एंजाइम जो है वो टेम्परेचर स्पेसिफिक इस तरह के ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ही वो काम कर सकते हैं। अगर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाए, यानी हम ज़्यादा हीट दे रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जितनी, वैसे तो अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा, लेकिन अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी टेम्परेचर को ज़्यादा कर देते हैं तो उससे केमिकल बॉन्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो एंजाइम होते हैं वो डी नेचर हो जाते हैं, एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं। तो इस तरह जो है वो डायरेक्टली भी इफेक्ट करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है, कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्शन स्टॉप ही कर देता है क्योंकि एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो टेम्परेचर एंजाइम जो है वो सिर्फ ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर काम करेंगे, इससे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं ज़्यादा ही, अगर हम टेम्परेचर को हम देखते हैं 5 डिग्री तक अगर टेम्परेचर को ले आए, इससे भी बिलो करते हैं हम टेम्परेचर को, माइनस पे चले जाए हम 0 डिग्री से पीछे, तो भी
एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भी वो डी नेचर हो जाते हैं और जो अपना काम है उसे रोक देते हैं। तो अगर जो हमारे पास टेम्परेचर है वो लो हो जाए, यानी 5 डिग्री से हम लो करते हैं टेम्परेचर को, यहाँ टेम्परेचर 37 डिग्री से इंक्रीज कर जाता है। दोनों ही सूरतों में टेम्परेचर अगर इंजाइम जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी जो है वो रुक जाती है, डी नेचर हो जाते हैं। तो हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर ही देना है। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है हमारे पास वो है 37 डिग्री। 37 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो सही तरह वर्क करते हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन, तो एंजाइम कंसंट्रेशन जो होती है, कंसंट्रेशन एंजाइम की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन से। यानी कि हम जितने ज़्यादा एंजाइम डालेंगे उतने ज़्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बॉन्ड करेंगे, उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। यानी कंसंट्रेशन एंजाइम की जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होता है। तो एंजाइम कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई ऐसा सबस्ट्रेट या ऐसा कोई केमिकल विच इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो इनहिबिटर क्या है कि कोई भी ऐसा केमिकल या कंपाउंड जो है जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दे, उसे हम कहते हैं इनहिबिटर। इसमें हमारे पास दो तरह के इनहिबिटर हो सकते हैं। एक तो इनहिबिटर ये है कि सबस्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर। सबस्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर में क्या है, हमने कहा एंजाइम जो है वो एक पैसेंजर सीट की तरह होता है। मतलब कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है, उस पर एक ही तरह के सबस्ट्रेट ने आके बाउंड करना है और उसके बाद उसने एंजाइम ने जो है वो रिएक्शन को स्टार्ट करना है। तो इस तरह होता है कि सबस्ट्रेट के जैसा कोई और स्ट्रक्चर जो सबस्ट्रेट जैसा ही होता है, इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट की तरह होता है, वो आकर एंजाइम के साथ बॉन्ड कर जाता है, वहाँ पर मतलब उस सीट पे बैठ जाता है। तो वहाँ पर आकर उसके साथ बॉन्ड करता है। उसके बाद वो जो जगह है, यानी एक्टिव साइड जो है वो फिल हो चुकी है, तो जो असली सबस्ट्रेट होता है वो उसके साथ बॉन्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जो जगह है वो पहले ही फिल हो चुकी होती है। तो इसलिए इस तरह जो सबस्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो बाउंड कर जाते हैं किसी एंजाइम के साथ, और वो इनहिबिटरी का काम करते हैं, यानी मेन स्ट्रक्चर को उसके साथ बॉन्ड नहीं करने देते। ये हमारे पास इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है, ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल है। यानी जब भी वो जो सबस्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर था वो जब भी वहाँ से अपनी जगह को खाली करेगा, किसी भी वक्त वो वहाँ से उठ जाता है या वो जगह छोड़ देता है, तो जो असली सबस्ट्रेट है वो वहाँ पर आकर बाउंड करता है और रिएक्शन हो जाता है। यानी ये जो प्रोसेस है सबस्ट्रेट लाइक इनहिबिटर जो वहाँ पर आकर बॉन्ड किया है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें ये नहीं होता कि वो अगर लग गया है तो अब दोबारा रिएक्शन नहीं हो सकता, जब वो जगह खाली कर देता है तो रिएक्शन हो जाता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। एक है कंपटीशन और एक है नॉन कंपटीशन सबस्ट्रेट। नॉन कंपटीशन सबस्ट्रेट में क्या होता है कि ये हमारे पास एक एक्टिव साइट है, ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है। तो एक्टिव साइट के ऊपर इनहिबिटर आकर यहाँ पर बॉन्ड कर जाता है, ठीक है। तो जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट जब आता है, तो ये सबस्ट्रेट अगर यहाँ पर आता है तो ये इनहिबिटर अपनी जगह छोड़ देता है, किसी टाइम छोड़ देता है, किसी टाइम नहीं छोड़ता। यानी इन दोनों के दरमियान कंपटीशन है कि कौन आकर इस जगह पे एक्टिव साइट पे बाउंड करेगा। जब असली सबस्ट्रेट आता है तो ये जो इनहिबिटर है ये अपनी जगह छोड़ देता है और ये यहाँ पर आकर इजीली बाइंड कर सकता है।
जो नॉन कंपटीशन है उसमें क्या होता है, ये एक एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, लेकिन जो सबस्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर है वो इस जगह पर आकर यानी किसी और जगह पर एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाउंड नहीं करता, वो किसी और जगह पर बाइंड कर जाता है, यानी हम देखते हैं यहाँ पर आकर बाइंड कर दिया। तो जब ये बाइंड करता है किसी एंजाइम के साथ बॉन्ड होता है तो जो उसकी एक्टिव साइट है उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, यानी हम देखेंगे ये इसका स्ट्रक्चर जो है एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर जो है वो अब चेंज हो गया है, और जो मेन सबस्ट्रेट है यानी जो रियल सबस्ट्रेट जिसने इसके साथ बॉन्ड करना था अब वो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये जो है नॉन कंपटीशन है, इसमें जो अगर एक्टिव जो असली सबस्ट्रेट है वो आ भी गया है तब भी वो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सबस्ट्रेट आ गया है तो वो रिएक्शन कर जाए या ना करे, क्योंकि जब तक ये वाला सबस्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा तब तक एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज नहीं होता और वो अलाउ नहीं करता सबस्ट्रेट को कि वो उसके साथ बाइंड करे। जबकि कंपटीशन वाली साइड में हमारे पास ये है कि जब सबस्ट्रेट असली सबस्ट्रेट आ जाता है तो जो पहले सबस्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर है वो अपनी जगह छोड़ देता है। इन दोनों के दरमियान कंपटीशन है पर यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, जब तक ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा तब तक वो बाउंडिंग नहीं हो सकती रियल सबस्ट्रेट की। तो ये दो कंडीशंस होती है हमारे पास इनहेबिटर में, रिवर्सिबल इनहेबिटर में। एक हमारे पास होते हैं इरिवर्सिबल इनहेबिटर। इरिवर्सिबल इनहेबिटर जो है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कौन से इनहिबिटर्स होते हैं, कोई भी केमिकल जो केमिकल रिएक्शन कर जाए, यानी कि जो एक्टिव साइट है यानी किसी एंजाइम के साथ कोई केमिकल किसी एंजाइम के साथ केमिकल रिएक्शन कर देता है तो ये इरिवर्सिबल है, इसलिए क्योंकि अब जो है वो एंजाइम इस काबिल नहीं है कि वो किसी और सबस्ट्रेट को अलाउ करे कि वो उसके साथ आके बाउंड करे, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो चुका और केमिकल जो है वो उसके साथ बॉन्डिंग उसकी हो गई है, और अब वो बॉन्डिंग जो है वो रिवर्सिबल है, वो रिवर्स नहीं हो सकती, वो बॉन्डिंग नहीं टूटती। तो इसमें हमारे पास जो केमिकल्स हैं इसमें साइनाइड्स होते हैं कुछ, ये जितने भी पॉइजनस चीज़ें होती हैं यानी सांप के जहर में हमारे पास ये जितने भी जहर होते हैं उनमें साइनाइड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक जो है वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट करने के लिए, और कुछ ड्रग्स जो हैं वो भी एज अ इनहिबिटर इरिवर्सिबल इनहिबिटर एक्ट करती हैं। तो ये हमने अब देखा है रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है ये केमिकल रिएक्शन करते हैं और ये कोवैलेंटली बॉन्ड हो जाते हैं, इसलिए ये जो है अब अपनी सबस्ट्रेट के साथ यानी एंजाइम के साथ इनकी बॉन्डिंग नहीं टूटती, इसलिए अब सबस्ट्रेट को अलाउ नहीं करते। अब केमिकल रिएक्शन वो एंजाइम जो है जिनके साथ केमिकल रिएक्ट करके ये जो केमिकल मटेरियल होते हैं बॉन्ड करते हैं अब वो दोबारा रिएक्शन करने के काबिल नहीं रहता। तो ये हमारे पास इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आज के जो लेक्चर में हमने देखा, इसके कुछ हमने करेक्टर्स को देखा एंजाइम्स के, और उसके बाद हमने कुछ फैक्टर इफेक्टिंग जो फैक्टर हमने देखे जो रेट को इफेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था, उसके बाद पीएच, और उसके बाद नेक्स्ट हमने टेम्परेचर को स्टडी किया, और अब जो है इनहिबिटर को देखा। इनहिबिटर जो है अगर वो सबस्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर हो तो फिर वो एंजाइम को फ्री कर देता है कि वो किसी और सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर ले, लेकिन अगर वो केमिकल केमिकल हो तो केमिकल रिएक्शन के बाद एंजाइम को अलाउ नहीं करता कि वो किसी और सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करे या वो किसी रिएक्शन में पार्ट ले सके। तो ये एंजाइम का चैप्टर जो है यहाँ पर तकरीबन डी एंड हो गया। एंजाइम का चैप्टर थोड़ा छोटा था इसलिए इसे हमने 2 लेक्चर्स में ही कवर कर लिया, तो एंजाइम का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको जो लेक्चर्स हैं वो समझ आ गए होंगे, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।